हेलो एवरीवन, आज का लेक्चर ट्रांसफॉर्मर पर आधारित है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर। देखिए, ट्रांसफॉर्मर क्या है बेसिकली समझिएगा। ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाऊं, आपकी आम जिंदगी में आपने इसको अपने आसपास देखा होगा। मोहल्ले के कोने में आपने ट्रांसफार्मर लगा हुआ देखा होगा। आपने सुना भी होगा लोगों से कि ट्रांसफार्मर जल गया, फूक गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये ट्रांसफार्मर है और कैसे काम कर रहा है, किस फिनोमेना पे आधारित है, उन सब पे बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और ये बेसिकली जो काम करता है ये आपके एसी पे काम करता है। ठीक है, माने इट वर्क ऑन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये बेसिक काम इसका क्या है आप समझिएगा कि ये हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है हमारे पास में, डीसी नहीं है, एसी है। ठीक है, को लो करने के काम आ सकता है या फिर लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इस बेसिस पे देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास में स्टेप डाउन और एक कहलाता है हमारे पास में स्टेप अप। एक एक कंडीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिएगा, हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो लो मतलब डाउन करना, वो वोल्टेज कम करना। और अगर आपने, ठीक है, लो वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को अगर हाई में कन्वर्ट किया है तो स्टेप अप कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अब ये समझो कि यहाँ समझ लें कि ये पावर स्टेशन है। ठीक है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन होता है, इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन होते हैं ना, जो वो होते हैं, वहाँ से हमारे घर तक या मोहल्ले तक जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो आती है हाई वोल्टेज पे। ठीक है, तो काय पे आती है? हाई वोल्टेज एसी आती है। ठीक है, अल्टरनेटिंग। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घर में जितनी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जैसे 220 वोल्ट, उसमें कन्वर्ट करता है। ये इसका मुख्य उपयोग है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहा है ये बेसिकली हमारे पास में अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी, माने डायरेक्ट करंट पे नहीं आधारित है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट की फ्रिक्वेंसी होती है 0। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको मैं भी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, जब इसकी वर्किंग देखेंगे तो ऐसा क्यों। ठीक है, ये बेसिकली बात आती है हमारे पास में। पर इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका जो प्रिंसिपल है उस पर ध्यान देते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब आप समझिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास में दो तरह की कॉइल्स होती थी। एक प्राइमरी सर्किट होता था और एक सेकेंडरी होता था। प्राइमरी और सर्किट में, ठीक है, जो फ्लक्स जनरेट होता था वो लिंक होता था किससे? सेकेंडरी के फ्लक्स से। और अगर फ्लक्स में वेरिएशन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता था? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिल्कुल सही। तो ये पूरी कंडीशंस उसी पे आधारित है। देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मैं लेके चलूँ इसके कंस्ट्रक्शन पे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। तो इसमें करते क्या है आप, इसमें एक तो मेटालिक कोर होती है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स टाइप का बना दिया। ठीक है, जो बीच में से खोखला है, ठीक है, ये देखिएगा, ये खोखला है बीच में से। ठीक है, यहाँ ऐसे बना दिया इसको। और इसमें है क्या, ये पूरा 3 डायमेंशनली सॉलिड नहीं है। ठीक है, ये प्लेट्स के रूप में है। ये लैमिनेटेड कोर कहलाते हैं, ये सॉफ्ट आयरन के कोर कहलाते हैं। ठीक है, ये ऐसे है, ये कोर हैं, प्लेट्स हैं। ठीक है, ये ऐसा है, तो इसको हम बोलेंगे लैमिनेटेड कोर। ठीक है, बना काय के लिए होता है? ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। और सॉफ्ट आयरन मटेरियल बताइए क्या होते थे? सॉफ्ट आयरन मटेरियल हमारे पास में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते थे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते थे। ठीक है, इसका काम क्या था बताते हैं। इसका काम बेसिकली क्या है, ये प्लेट्स के रूप में है। ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, पर अभी ध्यान दीजिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खासियत होती है कि ये
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अपने से लिंक्ड रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। माने फेरोमैग्नेटिक क्या करते थे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैं याद दिलाऊं इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, लिंक मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है, लिंक मैक्सिमम फ्लक्स, इससे मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर देते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू इट, ठीक है, थ्रू इट, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसमें करते क्या है, इसमें देखिएगा एक तरफ आप यहाँ ऐसी कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, एक तरफ यहाँ पर एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास में कहलाती है प्राइमरी, समझिएगा, ये कहलाती है प्राइमरी, ठीक है, कॉइल या सर्किट बोल सकते हैं, यहाँ पर कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। तो ये नंबर ऑफ कॉइल्स या फिर टर्न्स को हम यहाँ पर इसमें NP बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी सर्किट है, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को आप नाम दे दीजिए NS, ठीक है। अब इसमें से कुछ AC गिवन किया आपने, जो प्राइमरी सर्किट का वोल्टेज है, जब इसमें से करंट बहेगा, ठीक है, तो क्या होगा समझिएगा, जब इसमें करंट बहेगा तो फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट होगी, ठीक है, जब फ्लक्स लिंक होना स्टार्ट होगी तो जो फ्लक्स लिंक होगी, क्योंकि ये आपके पास में क्या ले रखा है आपने, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है, तो ये फ्लक्स को लॉस होने नहीं देता, और यहाँ पर ये फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करती है, ठीक है, ये इसके साथ में लिंक हो जाती है। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो खुद से मैक्सिमम, ठीक है, फ्लक्स निकालता है। और एक बात और आवश्यक है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 100%, ठीक है, फ्लक्स लिंक, ठीक है, जो लिंकेज ऑफ फ्लक्स होता है वो 100% रहता है दोनों के अंदर। तो आप समझो कि आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपके पास में जो सोलेनॉइड टाइप की चीज़ है या कॉइल है, इसमें से करंट बहा, तो यहाँ समझ लेते हैं, जैसे इसको अज्यूम कर लें कि ये सोलेनॉइड है, ठीक है, ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड होता है तो ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन होती है, इसमें करंट बहता है, तो करंट बहता है तो इसके एक्सेस पे के अलोंग, ठीक है, क्या जनरेट होती थी, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी तो सोलेनॉइड के लिए कितनी होती थी, सोचिएगा, म्यू न्यूटन आई। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि बी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो करंट पे निर्भर है, और इसमें जो फ्लक्स पैदा हुआ वो किस पे निर्भर होता है, बी इंटू ए। इसका मतलब जो फ्लक्स था वो भी करंट पे निर्भर है। क्लियर है? तो अगर आपने सोचो कि करंट में वेरिएशन लाए तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो क्या होगा, फ्लक्स वेरी करेगी, और फ्लक्स अगर वेरी करेगी तो क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड EMF। समझ गए आप? ठीक है, तो दोबारा समझिएगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस जनरेट हो रही हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किससे लिंक हो रही हैं, इस वाली सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो रही हैं। तो अगर करंट में वेरिएशन आया तो फ्लक्स में वेरिएशन आएगा, फ्लक्स में वेरिएशन आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ सेकेंडरी में कुछ इंड्यूस हो जाएगी EMF। ठीक है, तो आपको यही बात सामने समझनी है कि यहाँ पर करंट में वेरिएशन लाते हैं, ठीक है, करंट वेरी कराते हैं, और करंट वेरी किस में होता है, ठीक है, सोच के देखो, अल्टरनेटिंग करंट में ही होता है वेरिएशन, ना कि DC में, क्योंकि DC के लिए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, इसलिए यहाँ पर कौन काम आ रहा है, AC ही काम आता है। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक समझिएगा, या AC काम आता है। क्लियर है, बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब इसको वर्क करना है तो उसके लिए हमको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये आखिर क्या है। ठीक है, ये आखिर आपके पास में किस तरह का ट्रांसफार्मर है। तो मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर ही इसको दो पार्ट्स में तोड़ता हूँ कि ये दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है आपके पास में स्टेप अप, जो हमने पहले नाम लिया, ठीक है, और एक होता है आपके पास में स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप अप की खासियत क्या थी कि जो आउटपुट का वोल्टेज है, माने लो वोल्टेज से आप हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हो, माने आपके पास में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सेकेंडरी में वो बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं?
वो अभी जस्ट अपने पास में, आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे इसी। स्टेप डाउन में क्या होता था, आप हाई एसी इनपुट से आप लो एसी आउटपुट की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम मिलते हैं। ठीक है, ये इसकी खास बात है। कैसे वर्क करता है, आइए इस पर चर्चा करें। तो इसके वर्किंग पे मैं आपकी थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं। ठीक है, आइए इसके वर्किंग पे चलते हैं। ठीक है, तो विल स्टार्ट अबाउट वर्किंग, या बोल सकते हैं इसके काम करने का तरीका कैसे है। तो देखो आप कि यहाँ पर एक छोटा सा काम करते हैं कि कोई भी एक कॉइल ले लो। ठीक है, जैसे मैंने इसकी एक कॉइल ले ली, ऐसी इसकी भी एक कॉइल ले ली। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैंने ए मान लिया, ठीक है, ए मान लिया, तो इस कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज होगा, मैं अभी एन कॉइल्स पे बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ना इसकी कॉइल्स पे बात कर रहा हूँ ना इसकी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ किसी एक कॉइल से जो फ्लक्स लिंकेज होगा। ठीक है, वो फ्लक्स, ठीक है, क्या इधर से भी गुजरेगा? बिल्कुल 100% गुजर रहा है। तो जितना इसकी एक प्राइमरी की एक कॉइल से गुजरने वाली फ्लक्स है, वही हमारे पास में सेकेंडरी की कॉइल से गुजरने वाली फ्लक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की कि इफ़, ठीक है, इफ़ फाई इज द फ्लक्स लिंकेज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, तो यही क्या होगी, यही फ्लक्स लिंकेज थ्रू सेकेंडरी कॉइल होगी। ठीक है, अभी केवल एक फ्लक्स के बारे में बात की है। ठीक है, केवल एक कॉइल के थ्रू फ्लक्स के बारे में बात की है। अब टोटल फ्लक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आइए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल, ठीक है, तो वो क्या होगी, फाई पी इक्वल टू एन पी फाई। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड थ्रू सेकेंडरी कॉइल, वो कितनी होगी बताइए, तो वो होगी फाई एस, तो एन एस और फाई। ठीक है, बात समझ आ गई। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि फाई वेरी कर रहा है, कि लेट आई वेरी, अगर आई वेरी करेगा तो फाई क्या होगा, वेरी करेगा। समझ में आएगी बात, क्योंकि ये होता है बी इंटू ए। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, कुछ इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ। तो प्राइमरी में और सेकेंडरी में तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो प्राइमरी में ईपी मान लिया, आप चाहें तो कैपिटल ईपी मान लीजिए, चाहे स्मॉल, किताबों में कुछ भी लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आप लेके चलना चाहें वैसे। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डेल डी फाई पी बाई डी टी। माइनस बता रहा है हमारे पास में कि फ्लक्स का क्या होगा, अपोजिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। तो यहाँ पुट कर देते हैं कि ई पी कितना आ गया, माइनस एन पी और डी फाई बाई डी टी। ये पहली इक्वेशन आ गई आपके पास में। इसी तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, माइनस डी फाई एस अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। ये सेकेंड इक्वेशन। बस अब यहीं से हमको एक रिलेशन मिलेगा जिस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास में आ गया ई पी अपॉन ई एस इक्वल्स टू माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी। देखिए, ये फ्लक्स लिंकेज तो बराबर था, यही तो अज्यूम करके चल रहे हैं हम। तो एन पी अपॉन एन एस, तो आपको एक रिलेशन मिल गया कि ई एस जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ है और प्राइमरी में जो ईएमएफ है, उसका एक रिलेशन आ गया, जो आ गया एनपी और एनएस के टर्म्स में। ठीक है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसको समझिए
कि यहाँ पर आपने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पर आपने अज्यूम ये किया था कि आपने 100% फ्लक्स का लिंकेज माना था। अब आप चलते हैं आगे और इसमें चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ ये कि जब आपने यहाँ इस कंडीशन में ये मान रखा है कि ये प्राइमरी सेक्शन है और ये सेकेंडरी सेक्शन है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, तो जितनी भी फ्लक्स यहाँ पर उतनी फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है, माने कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ फ्लक्स, तो आपने नो लॉस मान लिया, ठीक है, समझिएगा। जब आपने नो लॉस मान लिया, इसका मतलब एनर्जी जितना पर यूनिट टाइम यहाँ जनरेट हो रही है उतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम आगे भी जनरेट हो रही होगी। तो आइए लॉसेस के बारे में बात कर लें कि हम पहले नो लॉस पे बात कर रहे हैं। तो नो लॉस पे जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रैक्टिकल कंडीशन और थियोरेटिकल कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखी जाती है। तो देखिएगा, जब भी जिस रेट पे भी आपके पास में यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस कंडीशन में हम एक टर्म लेके चलेंगे जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है। क्या लिखते हैं? एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी को मैं डिफाइन करूँ तो एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। क्लियर है? तो आउटपुट पावर इनपुट पावर इनटू 100 का मतलब ये है कि हम इसको दो सेक्शन में बांट रहे हैं, एक हो गया प्रैक्टिकल और एक हो गया थियोरेटिकल। तो प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करेंगे, पहले थियोरेटिकल बारे में बात कर लें कि थियोरेटिकली हम क्या मान के चल रहे हैं। तो थियोरेटिकली आप सबसे पहली बात सोचिए कि आपने कहा कि नो फ्लक्स लॉस, कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो आपके पास में नो एनर्जी लॉस, ठीक है, आपके पास में कोई एनर्जी लॉस नहीं है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब यह है कि टाइम के अनुसार इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर है। और पावर क्या होता है, ठीक है, ई पी आई पी इक्वल्स टू ई एस और आई एस। भाई पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, सिंपल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपने जो एफिशिएंसी मान रखी है वो 100% मान रखी है। एफिशिएंसी क्या मान रखी है? 100%। क्लियर है? तो आप अगर यहाँ पर चेक करें तो इसका मतलब E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा इंड्यूस होगा वहाँ करंट क्या बहेगा? कम बहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप अप्लाई करो तो आपके पास में आ गया ई पी इंटू आई पी इक्वल टू ई एस इंटू आई एस। इसका मतलब ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल्स टू आई एस, सॉरी आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। और ये कितना था? एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी। ये रिलेशन है, इसको अच्छे से याद रखिए। ये एक रिलेशन है, इसको ढंग से याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये खूब आता है, ठीक है। अब इस रिलेशन पे एक सवाल करते हैं, ठीक है, अपने आप मज़ा आएगा और समझने की कोशिश होगी। कलर बदल लेते हैं, एक सवाल करते हैं। आपके पास में एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर दे रखा है, ठीक है। अगर कुछ ना दे रखा हो तो एफिशिएंसी 100% माननी है, मैंने दे रखी थी, गिवन है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कुछ इस प्रकार का है कि आपके पास में ये कंडीशन ऐसे गिवन है, ठीक है। समझो कि ये गिवन है, ये हिस्सा प्राइमरी है और ये हिस्सा सेकेंडरी है। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास में 100 दे रखे हैं, सेकेंडरी में ये 200 दे रखे हैं। और प्राइमरी सेक्शन में जो इनपुट दे रखा है वो है 220 वोल्ट AC और साथ में आपके पास में क्या दे रखा है? इसका करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो आपसे पूछा है कि सेकेंडरी में कितना इंड्यूस हुआ वोल्टेज और करंट कितना हुआ। अब आप देखो एफिशिएंसी कितनी है? 100। और आपके पास में करना क्या है? दोनों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, तो कितना आसान है आपके लिए सॉल्व करना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने अपना दिमाग लगा भी लिया होगा। स्टेप 1 क्या लेंगे? स्टेप 1 लेंगे ई एस अपॉन ई पी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, और एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। ई एस निकालना है, ई पी दे रखा है, कितना है बताइए? 220 वोल्ट। एन एस कितना है? 200 और एन पी कितना है? 100। तो ई एस कितना आ गया? 2 इंटू 220 माने 440 वोल्ट आ गया। एक काम खत्म, दूसरे पे आओ। जब आपको एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब ई एस
आई एस इक्वल टू ई पी आई पी, ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सबसे सिंपल चीज़ है। ठीक है, सब कुछ मालूम है आपको। ई एस कितना है आपके पास में 440, आई एस निकालना है आपके पास में, ई पी कितना दे रखा है 220, और ये कितना दे रखा है 10, काट दीजिए। ठीक है, ये 2 से कटेगा, ये 5 से, तो आपके पास में सेकेंडरी में जो करंट होगा वो कितना आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने कैसे मान रखी हैं, ये आपने बड़े आसानी से, बड़े आराम से, ठीक है, आपने एफिशिएंसी को 100% मान के सॉल्व कर रखा है। पर प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली हमको जो मिलता है वो क्या है, तो प्रैक्टिकली देखिएगा जो एफिशिएंसी होती है वो करीब करीब 75% से लेके 95% के बीच में मिलती है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि लॉसेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100। ठीक है, ये हुआ, तो इसका मतलब ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी इंटू 100, यही मतलब हुआ इसका। माने लॉसेस हो रहे हैं, तो कभी भी आपके पास में कंडीशन आए तो लॉसेस के लिए ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ज़रा हम अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं और ज़रा पता लगाते हैं कि लॉसेस क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्यों होते हैं देखते हैं। तो देखिएगा, देयर आर वैरायटी ऑफ लॉसेस। ठीक है, माने इनपुट पावर और आउटपुट पावर में फ़र्क क्यों हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, तो अनेकों टाइप के लॉस हो सकते हैं। जैसे पहला लॉस मैं जो शुरू से ही आपको एक इमेजिनेशन की कंडीशन में लेके गए थे वही लेके चलें, जो होता है हमारे पास में फ्लक्स लॉस। ठीक है, फ्लक्स लॉस आप यूँ समझो कि ये मेरे पास में कोई कॉइल है, मान लेते हैं इसमें करंट ऐसे बह रहा है। ठीक है, करंट ऐसे बह रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो ऐसे जनरेट होंगी। ठीक है, ऊपर बन गया नॉर्थ, नीचे साउथ, और मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, तो ये तो हर तरफ बनेगी। ठीक है, बताइए, ये तो हर डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, इधर भी बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में इधर भी बनेंगी। ठीक है, तो ये तो हर डायरेक्शन बनेगी। तो आपके पास में जो चर्चा आती है वो देखिएगा, वो आपके पास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बन रही हैं वो हर तरफ बन रही हैं, ऐसे बन रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ वापस एंटर हो रही हैं। अब आप देखो कि हमारे पास में प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने ये बनाया था, ये रही इसकी एक कॉइल और ये रही कॉइल। कोई भी एक कॉइल पे बात कर लेते हैं और मान लीजिए फ्लक्स लाइंस ऐसे निकल रही है, तो हमने तो आयरन कोर के चक्कर में सारी लाइंस ऐसे निकाल ली थी। ठीक है, पर आपसे मैं बोलूँ कि क्या ये लाइंस, क्योंकि करंट बह रहा है, क्या ये लाइंस, क्या ये लाइंस, क्या ये लाइंस, ठीक है, ऐसे नहीं बह रही होंगी। वो बात अलग है कि आपने सॉफ्ट आयरन ले रखा है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन इसमें से मैक्सिमम लाइंस अपने से गुजार लेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी यही है कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। पर कुछ तो लॉस हो रहा होगा, 100% एफिशिएंसी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं ये इनकाउंटर हो रहे हैं हमारे पास में, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक होता है हीट लॉस। ठीक है, एक होता है हीट लॉस। ठीक है, या जिसको हम कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं, या फिर हम इसको हीट लॉस भी बोलते हैं। माने हमारी एनर्जी खर्च हो गई हीट के फॉर्म में। ठीक है, हीट के फॉर्म में खर्च होने का मतलब आप यूँ समझो कि आपने जो वायर है, ठीक है, जो आपने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास में ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्शन है, इसमें आपने कॉइल लगा रखी नहीं लगा रखी, ये कॉइल लगा रखी नहीं लगा रखी, तो यहाँ पर करंट बहेगा, यहाँ पर भी करंट बहेगा प्राइमरी, और यहाँ पर भी करंट बहेगा सेकेंडरी। तो करंट जब बहता है तो लॉसेस होते हैं। तो हीट लॉस कितना होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप समझ गए, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर R बड़ा है तो हीट लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द लॉस
रेजिस्टेंस को कम करो। ठीक है भाई, करंट को तो हम अभी छेड़ नहीं सकते, ठीक है, करंट के ऊपर ही तो काम चलेगा, वोल्टेज और करंट। तो रेजिस्टेंस कम करते हैं, तो वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, रो एल बाई ए। तो अगर आपने ए बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और ये मान लेते हैं ये वायर था, तो ये वायर और इस वायर की ये मोटाई है, ठीक है। ये जो एरिया ए है ये पाई आर स्क्वायर है। तो अगर आपने इस वायर को मोटा कर दिया, थिक कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा सोचो, होगा ये कि रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर वायर आपने मोटा ले लिया, ठीक है, वायर आपने मोटा ले लिया, तो क्या होगा, मज़ा आ जाएगा आपके पास में कि हीट लॉस कम हो जाएंगे। कैसे, सोचो जैसे स्टेप अप लिया मैंने, ठीक है, तो स्टेप अप में प्राइमरी और सेकेंडरी में देखें तो सेकेंडरी के कॉइल्स ज़्यादा हैं, और हम जानते हैं कि E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी में जो वोल्टेज आएगा वो प्राइमरी से ज़्यादा आएगा। तो जिसमें वोल्टेज ज़्यादा उसमें करंट कम, तो जिसमें करंट कम है तो हीट के अनुसार I स्क्वायर RT में देखिए I तो वैसे भी कम है, ठीक है, तो H तो बाकी की तुलना में कम ही होगा। तो हमको वहाँ पर तार मोटा करना है कॉस्ट इफेक्टिवली बचाने के लिए, क्योंकि मोटा तार खर्चीला ज़्यादा आता है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादा हमको, ठीक है, ध्यान देना है। जैसे ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी में, ठीक है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मोटा तार वहाँ लगाना पड़ेगा जहाँ पर करंट ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी प्राइमरी का करंट सेकेंडरी से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तभी तो आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप मोटा तार, ठीक है, सेकेंडरी की तुलना में प्राइमरी में लगाएंगे, ठीक है, जिससे लॉसेस क्या हो, कम। आप दोनों तरफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कॉस्टिंग जो होती है उसका भी ध्यान रखा जाता है कि आपका कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखना पड़ता है, ठीक है। एक ये बात आती है, एक आती है आपके पास में एडी करंट लॉस, ठीक है। देखिएगा हम सारे लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं। एडी करंट लॉस आपने पढ़ा है, एडी करंट। एडी करंट क्या करता है, एडी करंट भी हीट लॉस करता है उस मटेरियल में, ठीक है। याद दिलाऊं, जब वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आया, माने फ्लक्स वेरी करता है, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पैदा हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस करंट जनरेट होता है इन वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक ब्लॉक, याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होता है। जैसे अगर हम पूरा सेक्शन लें, यूँ लें, ठीक है, कि आपने ये पूरा एक कोर ले लिया, सॉलिड कोर ले लिया, तो ये कोर है आपके पास में, ठीक है, ये रहा पूरा वॉल्यूम कोर का, ये मैंने कोर ले लिया। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर एडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, देखिएगा ये एडीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ये भंवर धाराएं, ठीक है, याद है आपको एडीज बनते थे, ठीक है। तो ये किसी भी इस तरह से भी बन सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में बन रहे हैं, और वॉल्यूम में अगर ऐसे बन गए थ्रू आउट द वॉल्यूम तो लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, लॉसेस को ज़ीरो नहीं कर सकते हैं पर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, द ब्लॉक इज़ टेकन इनटू प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स ले लो या पाइल्स के रूप में ले लो, ठीक है। माने आप क्या करते हो, ठीक है, ये जो कोर है, एक तो कोर खोखली लेना, ठीक है, दूसरा यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, प्लेट्स ले लीजिए। इस प्लेट्स के आधार पे आप एडीज बनाना कम हो जाएगा, माने आप इसमें पाइल्स या प्लेट्स पास में रख लेते हैं, ठीक है, जिससे होता क्या है, जो एडीज बनते हैं वो बनेंगे तो सही, मगर वॉल्यूम की जगह कहाँ बन गए, सरफेस में बन गए, ठीक है, वॉल्यूम की जगह कहाँ बन गए, सरफेस में बन गए, ठीक है। और इसको हम लैमिनेट कर देते हैं, तो लैमिनेटेड प्लेट्स ले लोगे आप,
ठीक है। तो लैमिनेटेड प्लेट्स के चक्कर में होगा क्या, ठीक है, एडीज बनना कम हो जाएंगे। दूसरा, आप इसमें ऑयल भर देते हैं, ठीक है, ऑयल फिल कर देते हैं इनके बीच में, जिससे होता क्या है, हमिंग साउंड, ठीक है, हमिंग साउंड भी कम हो जाती है। आपने कई बार अगर ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरें तो ज़ करके आवाज़ आती है, ठीक है, वो क्यों आती है, क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी करंट बहता है कि ये प्लेट्स आपस में, ठीक है, करंट के बहने के कारण टकराने की उम्मीद हो सकती है, तो इनका फ्रिक्शन भी कम हो जाता है और यहाँ पर हीट कम हो जाती है, ठीक है। एक और बात कि आप अगर इसको फिर से ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बीच में हॉलो है, ठीक है, ये बीच में हॉलो है, यहाँ पर सॉलिड तो सिर्फ इतना सा हिस्सा है, ठीक है, जिसमें ये वायर लपटा हुआ है, ये हॉलो है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कम करना है, ठीक है, सॉरी बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर I²RT में आपको करना क्या है, जो इंड्यूस करंट आता है, ठीक है, एडीज के कारण इंड्यूस्ड एडी करंट आता है, वो कितना होगा, E/RC, ठीक है, ये क्या है, कोर का रेजिस्टेंस होगा। इसको बढ़ाओगे तो एडीज क्या बनेंगे, कम, और इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, ठीक है, इसको आप खोखला कर देते हो, ठीक है, जिससे करंट को बहने के लिए ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो रेजिस्टेंस बेसिकली बढ़ गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली बढ़ गया, ठीक है। और इसको रिड्यूस करने के लिए आपका एक और काम है, ठीक है, गुड कंडक्टर ले लीजिए, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ले लीजिए, तो वो आप कॉपर तो लेते ही हो, ठीक है। तो ये एडी करंट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक और बात, यहाँ पर एक और कंडीशन काम आएगी, और वो होती है आपके पास में हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉस। बेसिकली हो क्या रहा है, जब कोई भी मेटल, ठीक है, मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होता है बार बार, ठीक है, तो वहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं वापस बना रहा हूँ, दोनों बार दिखा के इसको, ये एक बार ही हम कंडीशन देख रहे हैं और एक बार ही ये वाली कंडीशन देख रहे हैं कि देखिए होगा क्या, होगा ये कि आपने यहाँ पर जो लिया, यहाँ आपने ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमने कहा कि हमारे पास में AC काम कर रहा है, ठीक है, कौन काम आ रहा है, AC। तो कभी ये प्लस होगा तो कभी ये माइनस होगा, तो कभी ये माइनस होगा तो कभी ये प्लस होगा, ठीक है। और ये क्या है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो अभी ये क्या है, कोई मैग्नेटाइज नहीं है, ठीक है, पर जैसे ही इसमें करंट फ्लो हुआ, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पर ये याद कीजिएगा H यहाँ जनरेट हुई मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू होगा, जहाँ पर I होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, माने आपके पास में यहाँ डाइपोल्स जो होंगे वो एक लाइन पे अलाइन होना स्टार्ट हो गए, किसके, सॉफ्ट आयरन के, क्लियर है। पर अगले ही घड़ी में आपने ये डायरेक्शन बदल दिया, तो होगा क्या, अब ये सॉफ्ट आयरन विल नाउ starts to demagnetize, ठीक है। तो यहाँ पर ये डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज होने के चक्कर में यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटेंटिविटी आती है। मैं याद दिलाता हूँ आपको, हम एक हिस्टेरेसिस लूप लिखते थे, ठीक है, एक हिस्टेरेसिस लूप बनाते थे, जिसमें एक एक्सिस पे तो आपके पास में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता था और एक में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाली आती थी, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास में जितना सैचुरेशन हो सकता था वो हो गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये जितना सैचुरेट हो सकता था वो हो गया। फिर ये जब हम डीमैग्नेटाइज करते थे, ठीक है, तो ये O है, ये A है, ये B है, तो जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब आपका ख़त्म हो जाता है, तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी रह जाती है, तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिटेंटिविटी रह जाती है,
इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, माने कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं आप। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप करंट चेंज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन जब चेंज होगा तो आपने क्या किया, यहाँ पर आप इसका डायरेक्शन चेंज किया तो ये डीमैग्नेटाइज हो गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोरेसिव फोर्स लगाई। ठीक है, तो कोरेसिविटी होती है यहाँ पर। ठीक है, फिर ये वापस मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होता है अगले डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट में ये फिर से डीमैग्नेटाइज होके मैग्नेटाइज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर हम इसको मैग्नेटाइज को डीमैग्नेटाइज करते हैं प्रॉपरली, और रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी का केस आता था, तो ये हिस्टैरिसीस लूप बनता था। और हमको मालूम है कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में कुछ ना कुछ लॉस होते हैं, डाइपोल्स के अंदर हीट लॉस होते हैं। तो ये जो हिस्टैरिसीस लूप होता है, ठीक है, तो उसके कारण जो लूप का लॉस आता है, हिस्टैरिसीस लॉस जो होते थे, एनर्जी लॉस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे एरिया अंडर, ठीक है, एरिया अंडर हिस्टैरिसीस लूप। ये जितना बड़ा होगा, ये एरिया जितना बड़ा होगा लॉस उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, एरिया जितना ज़्यादा होगा लॉस उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो टू मिनिमाइज द लॉस, ठीक है, सॉफ्ट आयरन इसलिए यूज़ करते थे, सॉफ्ट आयरन इज़ यूज्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के सॉफ्ट आयरन लेते थे। हार्ड आयरन के लिए ये लॉस ज़्यादा आता है क्योंकि एरिया उसके लिए बड़ा आता है, और सॉफ्ट आयरन के लिए क्या आता है, छोटा आता है। क्लियर है आपको? ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो ये ट्रांसफार्मर की कुछ फंक्शंस हैं, कुछ थ्योरी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी और डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का टॉपिक। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।